चलिए दोस्तों, आज एक और वीडियो लेकर आ गए हैं और ये वीडियो वर्ग 12वां का है। और इस वीडियो में वर्ग 12वां का काव्य खंड का पहला शीर्षक है जिसका नाम है कड़वक, जिसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर किताब का लिखा गया है। तो देखिए क्या क्या है, आप इसे समझ लीजिएगा। कोई डाउट होगा कमेंट कीजिएगा और इसके साथ साथ अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों को भी बताइएगा, ठीक है। कहता है शीर्षक है जिसका नाम है कड़वक और जिसका कवि है मलिक मोहम्मद जायसी जी। इसकी किताब का क्वेश्चन आंसर क्या है जरा समझते हैं। क्या कहता है, कह रहा है कि कवि ने अपने एक आँख की तुलना दर्पण से क्यों की है। तो कवि ने अपने एक आँख की तुलना दर्पण से इसलिए किया है क्योंकि उनका मानना है कि मेरा एक आँख न होने से, यहाँ पे के हो गया है, यहाँ से होना चाहिए, थोड़ा मिस्टेक हो गया टाइपिंग करते समय। एक आँख न होने से लोग मेरे बारे में क्या क्या सोचते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि मेरा एक आँख न होने पर भी मैं किसी वस्तु या मानव को उसी दृष्टि से देखता हूँ जैसा वो है। मतलब ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार दर्पण किसी वस्तु का स्वच्छ प्रतिबिंब बनाता है। कहने का मतलब इसमें थोड़ा कहीं कि मैं जैसे ये हाथ से टाइपिंग करते हैं तो इसमें थोड़ा मिस्टेक कहीं कहीं हो जाता है। यहाँ पे देखिए एक आँख ना होने से, यहाँ होना चाहिए के लिखा गया। एक आँख ना होने से लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि मेरा एक आँख ना होने पर भी मैं किसी वस्तु या मानव को उसी दृष्टि से देखता हूँ। यहाँ पे को होना चाहिए, मानव को उसी दृष्टि से देखता हूँ जैसा वो है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार दर्पण किसी वस्तु का स्वच्छ प्रतिबिंब बनाता है। इसीलिए मतलब लोगों का कहना है कि कवि मलिक मोहम्मद जायसी का जो एक आँख है उससे वो कम दिखते हैं, लेकिन इनका कहना है कि नहीं, मेरा एक आँख ना होने से इससे कोई फ़र्क नहीं है। मेरा मानना यह है कि मेरा एक आँख न होने पर भी मैं उस दृष्टि से लोगों को देखता हूँ जिस प्रकार दर्पण किसी वस्तु के स्वच्छ और प्रतिबिंब तरीका से देखता है। मेरा एक नेत्र भी किसी वस्तु का स्वच्छ और प्रतिबिंब तरीका से देखता है। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि पहले कड़वक में कलंक, कांच और कंचन से क्या तात्पर्य है। तो पहले कड़वक में कलंक का अर्थ अवगुण, कांच का अर्थ दर्पण मतलब शीशा और कंचन का सोना बताया गया, जिसका तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार इस दुनिया में सारी वस्तु में गुण के साथ अवगुण है, जायसी में भी गुण के साथ एक आँख न होने का अवगुण है। और जिस प्रकार किसी वस्तु का स्वच्छ प्रतिबिंब कांच बनाता है, उसी प्रकार मेरा एक आँख भी स्वच्छ प्रतिबिंब बनाता है। मतलब किसका, मलिक मोहम्मद जायसी का। और जिस प्रकार कंचन को बिना गलाए शुद्ध सोना नहीं प्राप्त किया जा सकता है, मतलब कंचन मतलब होता है सोना, मतलब सोना को बिना गलाए सड़ाए तपाए उसे शुद्ध सोना नहीं बनाया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार मानव बिना संघर्ष और तपस्या के कभी ख्याति प्राप्त नहीं कर सकता, मतलब प्रसिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर यही समझा रहा है कि कलंक मतलब क्या, कहने का मकसद कि अवगुण, और कांच मतलब होता है शीशा, और कंचन मतलब यह सोना। कहने का मकसद है कि इससे तब आपको इसके गुण के आभास होगा जब इससे आप उपयोग में लाइएगा, इसके बारे में समझिएगा तब। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आप मलिक मोहम्मद जायसी को उनको समझिएगा तब आपको पता चलेगा कि मलिक मोहम्मद जायसी का एक आँख न होने से, कान न होने से कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि वो इतना गुणी थे कि वो अपने गुण के कारण जिस किसी को भी अपनी बात को सुनाते थे वह व्यक्ति इनके पक्ष में हो जाता था। अब कह रहा यहाँ भी कह रहा पहले कड़वक में व्यंजित जायसी के आत्मविश्वास का परिचय अपने शब्दों में दे। तो पहले कड़वक में व्यंजित जायसी के आत्मविश्वास यह है कि मेरे बारे में लोग देखकर और सुनकर कुछ भी बोल सकता है, लेकिन मेरे बारे में मेरे द्वारा सुनने पर वह मेरे पक्ष में ज़रूर हो सकता है। ये इनका आत्मविश्वास था कि मतलब मुझे बिना देखे लोग कुछ भी बोल सकता है, सुन के या किसी से समझ के, लेकिन जब मेरे बारे में मेरे से सुनेगा तो वह मेरे पक्ष में हो जाता है। ये इनका आत्मविश्वास था। क्वेश्चन नंबर चौथा कहता है कि कवि ने किस रूप में स्वयं को याद रखे जाने की इच्छा व्यक्त की है। तो कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने स्वयं को याद रखने के लिए इच्छा व्यक्त करते हुए यह कहा है कि जिस प्रकार रानी पद्मावती और राजा रतन सेन अपने प्रेम के कारण न रहने के बाद भी याद किया जाता है, और जिस प्रकार फूल मरता है लेकिन उसका सुगंध नहीं खत्म होता है, ठीक उसी प्रकार मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरा यश इस पृथ्वी पर रहेगा तो इसके सहारे लोग मुझे याद कर सकते हैं। ये उनका मतलब, उन्होंने कहा था कि यश, क्योंकि संसार में लोगों को याद यश के सहारे किया जाता है, और मेरा भी यश रहेगा तो लोग हमें याद कर सकते हैं। कह रहा है पांचवा क्वेश्चन है भाव स्पष्ट करें। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 नंबर में आता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहता है। कह रहा है कि जौ लही अम्बई डाब न होई, तौ लही सुगंध बसाई न सोई। इसका अर्थ क्या होगा।
तो पहले आप 5 नंबर के क्वेश्चन में पहले अर्थ लिखना होता है, तो ये बात यहाँ से यहाँ तक आपको लिखने पड़ेंगे। क्या क्या है? दिया हुआ पंक्ति वर्ग 12वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के काव्य खंड में कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित पद कड़वक से लिया गया। सही बात है। इसका अर्थ यह है कि जब तक आम के वृक्ष में डाब मतलब होता है मंजरी नहीं निकलता है, तब तक वो अपना सुगंध नहीं पसारता है और उसका सुगंध का पता नहीं चलता है। ठीक उसी प्रकार जब तक मेरे बारे में कोई कुछ जानेगा नहीं, तब तक मेरे बारे में कुछ भी बोल सकता है, लेकिन मेरे बारे में जब वह मुझसे सुनेगा तो मेरे पक्ष में हो जाएगा। ये बात उनके द्वारा कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि रक्त के लेई का क्या अर्थ है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी है, याद रखिएगा। कह रहा है रक्त के लेई का अर्थ होता है रक्त में गुथना, मतलब रक्त में मिलाना। कह रहा है और इस पद में कवि मलिक मोहम्मद जायसी अपने प्रेम की पीर को दूसरे को सुनाने के लिए अपने प्रेम की पीर को रक्त में गूथा है और लोगों को सुना रहे हैं, और सुनाते समय उनकी आंख से क्या निकल रहा है? आंसू भी निकल रहा है। मतलब यही रक्त का लेई का अर्थ होता है रक्त में गुथना, और इस रक्त के लेई का प्रयोग कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने प्रेम के पीर को दूसरे को सुनाने के रूप में प्रयोग किया है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि मुहम्मद यही कवि जोरी सुनावा, यहाँ कवि ने जोरी शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है? तो मुहम्मद यही कवि जोरी सुनावा, यहाँ कवि ने जोरी शब्द का प्रयोग विनती के अर्थ में किया है। उनका कहना है कि जो प्रेम का पीर है उसे लोगों को हाथ जोड़कर सुना रहा हूँ, और जो मेरे बारे में प्रेम का पीर सुनेगा वही मेरे बारे में जान सकता है। ये यहाँ जोरी का अर्थ मतलब हाथ जोड़ना, विनती करना है, और यहाँ मलिक मोहम्मद जायसी अपने पद में अपने प्रेम के पीर को हाथ जोड़ के सुना रहे हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर मैंने 8 को छोड़ दिया क्योंकि आपको वो एग्ज़ाम में कहीं पूछता नहीं, और वैसे क्वेश्चन को आप हमारे सर ये जो किताब है ना BTBC सरकारी किताब, उसमें क्या है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जो आपको उससे एग्ज़ाम का कोई लेन देन नहीं है, फिर भी किताब में दिया रहता है, तो उससे हमें करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसके बाद हमने डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 9 बनाया है। कह रहा है कि धनी सो पूरक जस कीर्ति जासु, फूल मरे पे मरे न बासु। व्याख्या करना है इसका। यह भी क्वेश्चन 5 नंबर में आता है और कई बार पूछा भी है, याद रखिएगा। तो जब भी 5 नंबर का क्वेश्चन बनाइए तो पहले ये बात लिख दीजिए। क्या लिखिए? दिया हुआ पंक्ति वर्ग 12वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के काव्य खंड में कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित पद कड़वक से लिया गया है। ठीक है। इसका अर्थ यह है कि आज वही लोग धनी है जिसका यश मतलब होता है प्रसिद्धि, इस पृथ्वी पर बचा हुआ है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार फूल मरता है लेकिन उसका सुगंध खत्म नहीं होता, मतलब आज उसी लोग को धनी मतलब याद किया जाता है जिसका यश इस पृथ्वी पर बचा हुआ है। जिस प्रकार फूल मरता है लेकिन उसका सुगंध कभी खत्म नहीं होता। इसलिए मैंने भी जो लिखा है वो जब वो किसी द्वारा पढ़ा जाएगा मेरा लिखा हुआ, तो वो भी हमारे बारे में ज़रूर कुछ दो बात बोलेंगे। ये उनका मतलब कहने का मकसद है कि आत्मविश्वास भी था। अब सुनिए, सबसे पहली बातें क्या है, आपको अगर ये जो हमने जो क्वेश्चन आंसर जो हम कराते हैं, आपको अगर ये अच्छा लगता होगा तो आप इसे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, और इसके साथ साथ दोस्तों को ही बताइएगा। अब ये इस किताब में से जितने भी आपके एक बुक के जो हर चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर है उसको हम सब पूरे के पूरे करवाएंगे आपको, और पूरे हम आप एक बार इसको देख लीजिएगा बढ़ा के, आपको काम आएंगे और एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन आते हैं। अब आपके किताब के हैं पर्यायवाची शब्द, तो उसको भी हमने लिख दिया है। पर्यायवाची शब्द भी आपके व्याकरण के खंड से नहीं, यही किताब से ही खंड से ही आता है, याद रखिएगा। कह रहा है नैन मतलब होता है आँख, विलोचन। पर्यायवाची मतलब होता है सुनने में सब अलग हो, लिखने में भी अलग हो, लेकिन सबका अर्थ एक देता हो। तो नैन मतलब नैन को हम आँख भी कहते हैं, विलोचन भी कहते हैं, चक्षु भी कहते हैं, नेत्र भी कहते हैं, सब एक ही है। इसके बाद कह रहा है आम, तो आम का अम्ब भी कहते हैं और रसीला भी होता है, ये इसका पर्यायवाची शब्द है। चंद्रमा का होता है शशि और चंद्र, ये दोनों इसी का पर्यायवाची है। रक्त का लहू और खून, राजा का होता है नृप और नरेश, भूपति भी कह सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ 2 लिखना था या 3 लिखना था, तो हमने 2 लिखा है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी हम आपको बता देंगे। और फूल को कहता है कुसुम, और क्या पुष्प, सुमन भी आप कह सकते हैं। राजा को आप नृप कह दिए, भूपति कह सकते हैं। रक्त को लहू खून या फिर रक्तस्राव भी कह सकते हैं। कहने का मकसद यह है कि इस चैप्टर का मैंने आपको सब्जेक्टिव के साथ साथ क्वेश्चन आंसर के साथ साथ व्याकरण खंड भी करवा दिया। आपको अगर ये अच्छा लगता होगा तो कॉपी में लिख दीजिए, अगर आपको ज़रूरी वाला है तो आप इसे याद कर लीजिए।
और अगर आपको कोई दिक्कत लगता है तो आप कमेंट कर दीजिए। इसमें टाइपिंग में कहीं कहीं थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, क्योंकि हम इसे हाथ से ही टाइपिंग करते हैं, तो मिस्टेक होना उसके लिए हम क्षमा हैं। बाकी फिर अगले बार चलेगा, आज तक यही होगा।